हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग गाइड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फोर्थ चैप्टर के हम सेकंड वीडियो में आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन में परफॉर्मा देखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का उसमें कैसे आता है, क्यों आता है, अप्रोप्रिएशन एंड सब डिटेल में अच्छे से पढ़ा। तो जो न देखा हो जाके हमारे चैनल पर जरूर देखो। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल अकाउंटिंग का हमने पूरा का पूरा सब्जेक्ट का वीडियो डाल दिया। हमने हर एक चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन हमने कराए। हर चैप्टर के एंड में हमने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के भी सम कराए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सम कराए और लिमिटेड सम कराए। बट अगर आप उतना भी कर लोगे तो आपको कहीं बाहर से और सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमारे चैनल पर जरूर जाके देखो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और हाँ, मैं बार बार बोलूंगा और पहली बार दूसरी बार बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन जरूर देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना फिर समझता नहीं, डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ यंग लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड जो है उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या दिया, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग में क्यों आएगा, मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ फिर भी बता दूंगा मैं कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। फाइनेंसिंग में इसलिए आएगा, फाइनेंसिंग क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी, और शेयर क्या है, शेयर तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में आएगा ना, इसकी वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व कहाँ पे आएगा, अप्रोप्रिएशन में। अप्रोप्रिएशन क्या आएगा, अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स का एक्सपेंसेस एंड इनकम दोनों आता है, तो अप्रोप्रिएशन में आएगा, है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे आएगा, सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है कि नहीं। क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों लिख देंगे। 14% डिबेंचर इशू फ्रॉम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब 14% डिबेंचर ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ पे आएगा, क्या लगता है। डिबेंचर्स का क्या है हमारे लिए, एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी अभी भी डिस्कस किया, कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिबेंचर हम लिख देंगे, है कि नहीं। ये लिख दिया। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, प्रपोज डिविडेंड। अब डिविडेंड कहाँ पे आएगा ये सोचने के बाद, एसेट की लाइबिलिटी नहीं, एसेट लाइबिलिटी तो दूर की बात है। पहले क्या है हमारे लिए, खर्चा की इनकम, पार्टनर से रिलेटेड डिविडेंड इनकम है तो अप्रोप्रिएशन में आएगा, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड अभी भी डिस्कस किया है कि इनकम एक्सपेंस अप्रोप्रिएशन में। फिर एसेट में आएंगे, एसेट में क्या है, फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, तो फिक्स्ड एसेट क्या रहेगा हमारा, फिक्स्ड एसेट कितना अमाउंट रहेगा। फिक्स्ड एसेट कहाँ पे आता है, करंट या नॉन करंट, उसमें भी टाइट रहता है कि नहीं, करंट है कि वर्किंग कैपिटल है, तो सब देखना पड़ता है हमको। तो सब उसमें आएगा, किस में आएगा, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज वर्किंग कैपिटल में, या फिर कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट आता है पूरा। अब ये हो गया। डेटर्स है हमारा, डेटर्स कहाँ पे आएगा, डेटर्स का अमाउंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कैसे आया इंक्रीज, समझेगा नहीं आपको, इसलिए आएगा वर्किंग कैपिटल में क्योंकि डेटर्स कभी फिक्स्ड एसेट है। और इंट्रोडक्शन में भी बोला था मैंने कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो डेटर्स में आएगा, है कि नहीं। डेटर्स का अमाउंट हमेशा चेंज होता है, सॉरी करंट एसेट में आएगा डेटर्स, करंट एसेट में आएगा तो वर्किंग कैपिटल में इसलिए आएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, फोर्थ चैप्टर में भी कर रहे क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है हमारे पास डेटर्स, है कि नहीं, डेटर्स है, स्टॉक है, दोनों के दोनों करंट एसेट है हमारे लिए। तो किस में आएंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्यों इंक्रीज, क्योंकि बढ़ रहा है उसका दाम, है कि नहीं। ये हो गया कैश। कैश कितना 1,30,000 था, 1 लाख हो गया। ये अमाउंट मैं इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा, अमाउंट जब क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो अच्छे से समझता है। तो कैश हम वहीं पे लिख देंगे, कैश कहाँ पे लिखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहाँ पे लिख देंगे, और क्या, कैश लिख देंगे। उसके बाद क्या रहेगा, अंडर राइटिंग कमीशन। अब कमीशन कहाँ पे आएगा, कमीशन जहाँ पे एक्सपेंसेस है कि नहीं, कमीशन वहाँ पे लिख देंगे हम डेप्रिसिएशन में। उसके बाद कमीशन क्या भी होगा। उसके बाद क्या नीचे चला है एडजस्टमेंट, ध्यान देने का। कुछ अभी क्वेश्चन पढ़ रहे तो ठीक है, सम करते टाइम पे हम लोग को ना जैसे जैसे भरते आएंगे उससे ज़्यादा अच्छे से और समझते जाता है कि यहाँ पे क्यों है, कैसे है। एडजस्टमेंट क्या बोला, अज्यूमिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ 50,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बट ऑपरेटिंग में नहीं आता, नॉन ऑपरेटिंग में आता है। क्यों, डेप्रिसिएशन लगना कि आपको फिक्स है कि आपको डेप्रिसिएशन इतना लगेगा या इतने लगेगा, बिजनेस रिलेटेड नहीं है और वो रिकरिंग नहीं है बार बार, मतलब नॉन रिकरिंग है, तो उसकी वजह से वो डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। बट नॉन ऑपरेटिंग के साथ नॉन कैश में भी आएगा। फर्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था और अभी भी वही बोलूंगा, नॉन कैश में क्यों आएगा। अब क्यों आएगा बहुत ध्यान देना। डेप्रिसिएशन अभी तक कैश में लेते थे हम लोग 11, 12, 13 पूरा, बट अभी नॉन कैश में क्यों आएगा। डेप्रिसिएशन कोई पैसा नहीं है, बट ये है कि वैल्यू कम हो रहा है, किस मनी के उसमें कम हो रहा है, बट मनी कम नहीं हो रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है कि नहीं। तो नॉन कैश में हमको ये चैप्टर का मोटिव ही कैश प्रॉफिट फाइंड करना है, तो नॉन कैश को माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन कर देंगे, है कि नहीं। डेप्रिसिएशन में आ जाएगा 50,000 रुपीज़। उसके बाद क्या, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 5% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मतलब डिविडेंड जो है वो 5% लगेगा ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हमारे पास शेयर कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल दिया 6 लाख। ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना, अमाउंट में बार बार बोला नहीं तो उसकी वजह से आपको ध्यान नहीं रहेगा। क्वेश्चन में था 2014 और 13 है, तो बच्चों को डाउट होगा कि पहले फ्यूचर है फिर पास्ट, ये कैसे 14 पहले 13, ये थोड़ा सा और जानबूझ के क्वेश्चन उल्टा देते हैं बच्चे लोग को, क्योंकि बच्चे लोग को आदत है ना छापने की फटाफट, तो 14 का 13 में, 13 का 14 में लिख देते हैं। बट उल्टा लिखना है आपको, 7 लाख पहले नहीं देखना है, पहले शेयर कैपिटल का 6 लाख देखना है, क्योंकि ओपनिंग 13 है, 14 क्लोजिंग है कि नहीं। तो 6 लाख पे हम 5% निकालेंगे जिस पर डिविडेंड है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, है कि नहीं।
कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है अभी हमको। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हर चैप्टर में, और मैं यही बोलता हूँ आपको, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे तो आपको हर एक चीज़ समझेगा। पहला क्या है हमारे पास, इश्यू ऑफ शेयर। बट इश्यू ऑफ शेयर से पहले इंट्रोडक्शन में बार बार इसलिए बोलता था और अभी भी वही बोलूंगा। अब क्या पहले परफॉर्मा अच्छे से पूरा बना देने का, आपको याद रहेगा ना परफॉर्मा, पहले बना दोगे, उसके बाद क्वेश्चन आपको मिलता है ना क्वेश्चन पेपर, तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन आप बस छाप दोगे कि हाँ ये अच्छा रहेगा, ये सबसे एकदम अच्छा मेथड है। तो पहले लिख देंगे हम। पहला क्या रहेगा हमारे पास, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, ये परफॉर्मा है। अब इसमें तो कोई है नहीं कि ये कैसे आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ क्यों लिखे वहाँ क्यों, ये परफॉर्मा है, तो पूरा आपको याद ही करना पड़ेगा है कि नहीं। क्यों आया कैसे आया ये मैं बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एकदम फर्स्ट वीडियो इसलिए मैं बोल रहा था आपको बार बार देखने के लिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस ओपनिंग, जैसे फॉर्मूला रहता है ना वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वैसे ये सब फॉर्मूला है पूरा फॉर्मूला के अंदर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर पूरा फॉर्मूला याद रहेगा ना आपको तो फटाफट आप छापते जाओगे, तो टेंशन नहीं रहता है। बट पूरा लिख देने का, उसके बाद क्वेश्चन में देख देख के कौन सा कहाँ पे आएगा छाप देने का। उसके बाद क्या रहेगा, ऐड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ पार्टनर, इसके अंदर पूरा आएगा है कि नहीं, एक्सपेंसेस और इनकम जो भी रहेगा एप्रोप्रिएशन। इसमें हम 3-4 लाइन छोड़ देते, 3 लाइन समझ छोड़ देते, तो फिर 3 लाइन छोड़ने के बाद ये कितना, 1 2 3 चौथे लाइन पे हम देखते हैं क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि नहीं। मैं परफॉर्मा पहले 1-2 वीडियो 3 वीडियो शुरुआत में बताऊंगा, उसके बाद मैं पहले से परफॉर्मा लिख दूंगा, बस पुट वैल्यू पुट करना रहेगा उसमें, कौन सा कैसा आएगा, कहाँ आएगा, क्यों आएगा, बस इतना बताऊंगा मैं है कि नहीं। शुरुआत के वीडियोज में परफॉर्मा पूरा बता दे रहा हूँ आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स बचा है तो टैक्स भी कर देंगे हम ऐड। इसमें टैक्स ऐड होगा, ये ध्यान देना, बच्चे लोग को आदत हो चुकी है कि टैक्स माइनस करने की, बट इसमें ऐड होगा, वैल्यू बढ़ेगा उसका। परफॉर्मा ये याद रहना चाहिए आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब क्या रहेगा, आफ्टर टैक्स, टैक्स कर दिया, अब क्या पड़ेगा, बिफोर टैक्स है कि नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ध्यान देने का, परफॉर्मा याद रहना चाहिए, परफॉर्मा के बिना फिर कुछ होगा नहीं। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, ऐड क्या रहेगा, अभी क्या हुआ, ये कैश हो गया, अब क्या नॉन कैश है कि नहीं। कैश एंड ऑपरेटिंग, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग यही बचा है कि नहीं। अब ये एकदम लॉजिक है, इसमें कोई याद करने टेक्निक नहीं, थोड़ा सा याद करने का, याद भी क्या है तो हल्का हल्का खुद ही समझ जाता है। ये कैश हो गया तो नॉन कैश, ऑपरेटिंग हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग, तो लिख देने का है कि नहीं। एक हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, नॉन कैश एंड ये लाइन ड्रॉ कर देने का, तो नॉन ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं, एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर जो भी आएगा, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो टाइम पास के लिए नहीं पढ़ते, तो इसलिए पढ़ते कि याद रहना चाहिए कि किसमें क्या आता है, हल्का फुल्का याद रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन तो देख के लिखते हैं हम। इसमें डिप्रिसिएशन था है कि नहीं, डिप्रिसिएशन में सब बाद में लिखेंगे हम। अभी हमने एक्सपेंसेस लिखा, तो एक्सपेंसेस है तो इनकम भी तो है बिजनेस का, तो हम 1-2 लाइन छोड़ देंगे, 2-3 लाइन फिर यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे, लेस इनकम हुआ लेस है कि नहीं, नॉन कैश एंड। अब आप बोलोगे इसका नॉन कैश, कैश ऊपर लिखा है इसके वजह से, कैश एड अप्रिसिएशन में इनकम जो रहता है वो पूरा हो जाएगा ऊपर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ध्यान देना, क्या लेस होता है, क्या माइनस होता है, क्या प्लस होता है, ये ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाता है मामला। ये हो गया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर का अमाउंट इसलिए बोलता हूँ, पूरा बना लोगे ना, क्वेश्चन देखोगे ना किस में क्या आता है, फटाफट लिख दोगे है कि नहीं, वो कहाँ पे है लाइन टू लाइन, ये सही है एकदम मेथड। ये हो गया। अब इसके बाद क्या रहेगा, अब नीचे लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ आपके लिए है कि नहीं, ये लेकिन नीचे कंटिन्यू हो रहा है, ये मत सोचना, एग्जाम में भी तो यही सीखना ना, इतना बड़ा सप्लीमेंट तो मिलेगा नहीं कि पूरा का पूरा वर्टिकल या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आ जाएगा, तो बाजू में लिखोगे तो वो कंटिन्यू बोलेंगे ना उसको, वैसे इसमें भी है, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं। कंटिन्यू क्या रहेगा, उसके बाद क्या सीन है, ऐड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल में अगर डिक्रीज हुआ, मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे आएगा, तो हम 1-2 लाइन इसमें भी छोड़ देते, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद नीचे आएंगे किसमें, लेस। अब 1-2 लाइन क्यों छोड़ रहे हैं, आप ज़्यादा भी छोड़ते हो एग्जाम में, जो सर लोग बोलते हैं ना अच्छे से, तो ज़्यादा छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बट सम पहले इसलिए पढ़ते कि सम पढ़ लेंगे ना तो एक अंदाजा रहता है कि इसमें क्या नहीं। लेकिन बहुत बच्चे लोगों को क्या रहता है कि बस इतना पता रहता है कि कौन सा कहाँ पे आता है, तो इतना अंदाजा नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अब 2-3 लाइन 4 लाइन छोड़ देने का सम के हिसाब से। उसके बाद क्या रहेगा, 2-3 लाइन इसमें भी छोड़ देते है कि नहीं। क्या मिलेगा हमको, कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिलता है, जिसको CFO बोलते हैं, फर्स्ट में भी डिस्कशन किया। परफॉर्मा ये याद रहना चाहिए एकदम आपको, क्या रहेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन है कि जिसको CFO बोलते हैं, यहाँ पे देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या रहेगा, इसमें क्या होता था, उसके बाद टैक्स पे करना पड़ता था है कि नहीं,
फर्स्ट चैप्टर में भी यही सीन था, यहाँ पे यहीं पे टैक्स पे करना पड़ा उसको। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट था जिसमें, तो उसमें भी यहाँ पे भी टैक्स पे करना है और उसमें भी टैक्स पे करना है कि नहीं। ये टैक्स पे कर देंगे ना अगर हम, यहाँ पे जितना भी अमाउंट आएगा हमारा, ये जो हम अमाउंट पे करेंगे ना, ये अमाउंट उसके नीचे जो अमाउंट का आएगा ना टोटल कॉलम में, वो उसको बोलेंगे वन का टोटल अमाउंट। मतलब वन मतलब हमने 3 वीडियो में इंट्रोडक्शन में हम 3 डिस्कस किया था ना, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग का ये पहला था, इसके बाद इन्वेस्टिंग आएगा। अब इन्वेस्टिंग हम लिखते हैं, है कि नहीं। इन्वेस्टिंग का सेकंड नंबर, एक लाइन छोड़ देने का, सेकंड नंबर। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे लिखा है ना हमने ऑपरेटिंग, अब फिनेंसिंग, इसलिए बोल रहा फर्स्ट वीडियो 3 पार्ट हमने डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग, है कि नहीं। ऑपरेटिंग हो गया, अब इन्वेस्टिंग की बारी। ये याद करने की चीज़ नहीं है, बच्चे लोग बोलते हैं ना अकाउंटिंग में याद नहीं, सही बात है, याद नहीं, समझेगा ना अगर तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्टिविटी एकदम अच्छे से समझना चाहिए। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा, जो भी रहेगा भी नहीं लिखने का, बाद में लिखने का, है कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, इसमें जो भी आएगा 2-3 लाइन इसमें भी छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं बवाल, पिछले माफिक, ऑपरेटिंग माफिक, तो थर्ड नंबर दे देंगे। अब कैश फ्रॉम क्या, 3 था, ऑपरेटिंग हो गया, फिर इन्वेस्टिंग हो गया, अब क्या रहेगा हमारा, कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या रहेगा, जैसे कि शेयर हुआ और डिबेंचर्स हुआ, या कुछ अमाउंट पे करना रहेगा तो वो हुआ, है कि नहीं, वो सब अमाउंट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, 3-4 लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ने के बाद क्या रहेगा सीन, यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है कि नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या रहेगा, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश, मतलब जो कैश का अमाउंट रहेगा ना, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ पे आएगा। इसमें कोई एक्सप्लेन करने का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में देखने का और छापने का। ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, एक लाइन छोड़ के, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है कि नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हो गया पूरा परफॉर्मा, एकदम इजी लैंग्वेज में। पहले लिख देने का, उसके बाद सम उठाने का कि सम में क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया, और कहाँ पे आएगा और क्यों आएगा, ये समझ गया ना, पूरा चैप्टर आ गया, है कि नहीं, डाउट नहीं। पहला क्या हमारा, इश्यू ऑफ शेयर, अभी भी डिस्कस किया, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्यों फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि भाई हमारे लायबिलिटी है और फाइनेंसिंग क्या है, लायबिलिटी, है कि नहीं। तो इश्यू ऑफ शेयर इसमें आएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब ये डाउट आता ना बच्चे लोग को कि अमाउंट कितना आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है कि नहीं, बट अब भी डिस्कस किया हमने कि 2014-13 दिया है, तो हमको 13-14 देखना है, तो उल्टा देखने का। शुरुआत के साल में 6 लाख रुपीज़ था, तो वो 2014 में हो गया 7 लाख, डिफरेंस कितना है, 1 लाख रुपीज़ का, है कि नहीं। 6 लाख और 7 लाख लिखना नहीं है, वो बताना चाहता है अपने को, इशारा दे रहा है, अब इशारा समझना है अपने को बस, है कि नहीं। तो कितने, 6 लाख रुपीज़ ओपनिंग है, 7 लाख क्लोजिंग, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया तो 6 लाख रुपीज़ था हमारे पास, अब बंद करने लगे तो 7 लाख हो गया, तो 1 लाख बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे डायरेक्ट, ज़्यादा डीप में नहीं जाने का, ऊपर ऊपर समझने का अच्छे से एकदम, ताकि समझ आए। ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर, है कि नहीं। अब इश्यू ऑफ शेयर के बाद क्या रहेगा हमारे पास, ट्रांसफर टू जनरल अकाउंट, है कि नहीं। जनरल अकाउंट कहाँ पे आता है, पार्टनर्स का है, इनकम एक एक्सपेंसेस, जनरल हमारे इनकम रहेगा ना पार्टनर्स के लिए, तो ये अप्रोप्रिएशन में आएगा, पार्टनर का रिलेटेड पूरा का पूरा अप्रोप्रिएशन में आता है। तो ट्रांसफर टू एंड ट्रांसफर फ्रॉम, दोनों का दोनों जाएगा तो भी आएगा तो भी अप्रोप्रिएशन में रहेगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बट जो है वो लिखने का स्टेप बाय स्टेप, कितना अमाउंट रहेगा, कितना क्वेश्चन में कितना दिया, 1,50,000 शुरुआत में था, 2 लाख का क्लोजिंग हो गया, कितना डिफरेंस है, 50,000 रुपीज़ का, तो डिफरेंस लिखने का 50,000 रुपीज़ का, है कि नहीं। ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिया हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एकदम ऊपर ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेंशन नहीं है, क्या टेंशन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हमको, 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ क्लोजिंग लिख देंगे, है कि नहीं। ओपनिंग कितना दिया हमको, 1 लाख रुपीज़, बट नेगेटिव में, और हमेशा डिस्कस किया नेगेटिव में रहेगा तो ब्रैकेट बना देने का, वहाँ याद रहे 2 लाख माइनस 1 लाख कितना होगा, 1 लाख रुपीज़, है कि नहीं, ध्यान देने का। क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास, इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का अमाउंट कितना है हमारे पास, इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमारे पास है 2 लाख रुपीज़ और नीले, मतलब 2 लाख रुपीज़ है ही, तो 2 लाख टोटल लिख देने का। डिबेंचर कहाँ पे आएगा, फिनेंसिंग में। शेयर एंड डिबेंचर दोनों सेम तो रहते हैं, मतलब थोड़ा बस वो अलग है, बट मतलब लायबिलिटी है दोनों हमारे लिए, तो वो एंगल से हमारे लिए सेम है। अब 2 लाख रुपीज़ आएगा क्योंकि नील दिया तो 2 लाख रुपीज़, है कि नहीं। 2 लाख के बाद क्या रहेगा हमारे पास, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में अगर ध्यान रहेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट, ध्यान देना,
70,000 ओपनिंग था, 80,000 क्लोजिंग हो गया, है कि नहीं। 70,000 ओपनिंग था, 80,000 क्लोजिंग हो गया, तो 10,000 का डिफरेंस था। 10,000 अपने अभी लिखने का नहीं, अभी ध्यान देने का इधर पे क्या रहेगा सिस्टम इसका। 10,000 का डिफरेंस था, बट एडजस्टमेंट में क्या दिया, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 5% ऑन ओपनिंग कैपिटल, है कि नहीं। डिविडेंड पे किया कितना, 5%, किस पे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, शेयर कैपिटल के ओपनिंग में लिखने का 2013 के 6 लाख रुपीज, 6 लाख का 5% कितना होगा, 30,000, है कि नहीं। 30,000 इंटरेस्ट था, क्या था, डिविडेंड था। 30,000 और इधर 10,000 का डिफरेंस है कि नहीं 2013-14 में, ध्यान देने का। 30 और 10 कितना होगा, 40,000। तो प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे आएगा हमारा, एप्रोप्रिएशन में, है कि नहीं। तो एप्रोप्रिएशन में लिख देंगे हम प्रपोज डिविडेंड, है कि नहीं। समझने का इसको, 5% था 30,000 एंड 10,000 उसका डिफरेंस ऐड करने का कितना होगा, 40,000। तो 40,000 यहाँ पे लिख देने का, है कि नहीं। प्रपोज डिविडेंड लिखा, अभी तो पहले पे किया ना, कितना पे किया डिविडेंड, 30,000। पता कैसे चला, 5% निकाला ना हमने, तो पे किया, तो हमारे लिए लायबिलिटी है ना वो, तो पेड यहाँ पे लिख देंगे। कितना पेड क्या रहेगा हमारे लिए, डिविडेंड। तो पेड डिविडेंड कितना है हमारे पास, 30,000 नेगेटिव में, है कि नेगेटिव में रहेगा ये, इसलिए ब्रैकेट बना देने का। ये हो गया अभी हमारा। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, फिक्स्ड एसेट। अब ये एकदम ध्यान देना है, दो हमने एक लाइन भी ड्रॉ किया है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जब जब क्वेश्चन में बोलेगा, पूरे के पूरे चैप्टर में जब जब बोलेगा, तो उसका एक अकाउंट बना के रख देने का, है कि नहीं। अकाउंट बनाएंगे ना तो अच्छा है, सही रहता है। सही का मतलब क्या होता है ना, कि प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बना रहेगा तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग और एकदम मतलब लाइबिलिटी हमारे लिए, और एक स्पेशल लाइबिलिटी है इसके वजह से। अब इसका ध्यान देने का, प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग कितना है, 70,000। ओपनिंग कहाँ पे आता है, क्रेडिट में, तो 70,000 वर्किंग नोट है। ये एग्जाम में नहीं भी बनाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। क्लोजिंग कहाँ पे आता है, डेबिट में। क्लोजिंग कितना है हमारे पास, 80,000। तो ध्यान देने का यहाँ पे 80,000 रुपीज क्लोजिंग हो गया, है कि नहीं। टू कैश बैंक अकाउंट, अभी टू कैश बैंक क्यों, डेबिट में क्यों आया, एक्सपेंसेस है ना हमारे लिए। प्रपोज डिविडेंड के डेबिट में एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री आता ना, सब आता है। प्रपोज डिविडेंड टू कैश बैंक अकाउंट एंट्री आएगी, किसकी आएगी, डिविडेंड की, जो कि एडजस्टमेंट में दिया है 5%। कितना है, 6 लाख रुपीज के ऊपर 5%, है कि नहीं। कितना आएगा हमारे पास, 30,000 रुपीज, है कि नहीं। 30,000 आ गया, यहाँ पे 70, 80, 1,10,000 टोटल आया, है कि नहीं। 1,10,000 टोटल आया, 1,10,000 रुपीज टोटल आया। इसका 1,10,000 रुपीज टोटल आया, ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, है कि नहीं। बाय, अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये कैसे पता चला, डिविडेंड है ना हमारे लिए, दूसरा कोई अकाउंट होता तो बैलेंस क्या रहेगा, कुछ भी लिखते हैं हम, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही होगा। कितना कम पड़ रहा है, 40,000, है कि नहीं। अब देखो ये, अब इससे पता चलता है हमने सही किया कि नहीं। 40,000 यहाँ पे देखो हम प्रॉपर डिविडेंड पे किया, कैसे पे किया, यही अकाउंट में माइनस करके 40,000 यहाँ से हमने कॉपी कर दिया, है कि नहीं। 40,000 पेमेंट कर दिया। अब फिक्स्ड एसेट की बारी। फिक्स्ड एसेट में क्या सीन है, एडजस्टमेंट पढ़ा है ना अभी हमने। अभी एडजस्टमेंट में क्या था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, क्रेडिट में जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, इसका एंट्री, जर्नल एंट्री अगर आपको पता रहेगा ना तो सब कुछ होता है। फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, टू डेप्रिसिएशन में बाय फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में बाय डेप्रिसिएशन, है कि नहीं। कितना आएगा, 50,000 रुपीज का क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया है, 50,000 रुपीज। ओपनिंग इसमें उल्टी, इसका और रिवर्स रहेगा, क्यों, ये लायबिलिटी और ये एसेट है तो इसका एंट्री उल्टा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास, 4 लाख रुपीज, है कि नहीं। 4 लाख रुपीज, 4 लाख लिख दिया। क्लोजिंग कितना है हमारे पास, क्लोजिंग है हमारे पास कितना, 6,50,000 रुपीज क्वेश्चन में दिया, और कहीं से और नहीं आ रहा हूँ मैं। 4 लाख 6 लाख फिक्स्ड एसेट के सबसे पहले कॉलम में डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसमें कम कितना पड़ रहा है, असेट है हमारे लिए, लायबिलिटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट है तो क्या रहेगा, कैश बैंक, है कि नहीं। असेट हमारे लिए फायदा है ना, और कैश बैंक भी तो फायदा है। तो डेबिट में कितना पड़ेगा, 6 लाख 50 एंड 5 लाख 50,000 कितना होगा, 7 लाख रुपीज टोटल करोगे, है कि नहीं। 7 लाख रुपीज, ये वर्किंग नोट आपके समझने के लिए, बट इसका करना भी जरूरी है। 7 लाख माइनस 4 लाख कितना होगा, 3 लाख रुपीज, मतलब 3 लाख रुपीज का कैश बैंक। कैश बैंक मतलब किसमें, फिक्स्ड एसेट। कैश बैंक फिक्स्ड एसेट है ना, अकाउंट तो फिक्स्ड एसेट है ना हमारा। और फिक्स्ड एसेट किसमें आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में क्यों आता है, इन्वेस्टिंग हमारे लिए एसेट इसलिए, है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट नाम से ही। तो क्या रहेगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। टेंशन नहीं रखने का, वर्किंग नोट समझेगा ना तो अच्छा रहता है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब भी कितना है हमारा, यहाँ से माइनस करने पे 3 लाख रुपीज कैश बैंक में ट्रांसफर। तो कैश बैंक हमारे लिए वही रहेगा, है कि नहीं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 3 लाख रुपीज, है कि नहीं। 3 लाख बाद इनर कॉलम में लिखने का काम रहेगा, क्योंकि और बाद में क्या रहेगा क्या नहीं देखते ना हम। 3 लाख इधर कर देंगे और ब्रैकेट में नेगेटिव में। इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, डेटर्स। डेटर्स क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 2 लाख एंड 3 लाख 50। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे नहीं 3 लाख 50 2 लाख है, उल्टा नहीं लिखने का, सीधा लिखने का। 3 लाख 50 एंड 2 लाख कितना है, 1.5 लाख का डिफरेंस है। कहाँ पे आता है, डेटर्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अमाउंट बढ़ रहा है तो डेटर्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिख देंगे, है कि नहीं।
डेटर्स कितना है, 1,50,000 का डिफरेंस है, तो 1,50,000 रुपीज़ लिख देंगे हम, है कि नहीं। डेटर्स लिख दिया। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हमको क्वेश्चन में, 1,50,000 एंड 2,50,000, कितना डिफरेंस है, 1,00,000, तो 1,00,000 रुपीज़ लिख देंगे यहाँ पे, है कि नहीं। ये टोटल हो गया कितना, टोटल कितना है 2,50,000, बट नेगेटिव में, क्यों नेगेटिव में, लेस है कि नहीं। 2,50,000 रुपीज़ हमने लिख दिया। ध्यान देना, बहुत छोटा लिखना पड़ रहा है। उसके बाद क्या रहेगा हमारे क्वेश्चन में, कैश। अभी कैश दिया, कैश में भी ध्यान देना पड़ेगा। कैश में क्या ध्यान देना पड़ेगा, कैश में क्या दिया, कैश का 1,00,000 ओपनिंग और 1,30,000 क्लोजिंग है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है, ध्यान देने का बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ध्यान नहीं देगा ना तो बाद में बहुत डाउट आता है कैसे आया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है, 1,00,000 रुपीज़, है कि नहीं। 1,00,000 लिख दिया हमने, है कि नहीं। उसके बाद क्लोजिंग कितना है हमारे पास, क्लोजिंग यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि क्लोजिंग के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, बट इसमें ना ये चैप्टर में ना यही लफड़ा है। लफड़ा क्या, बच्चों को डाउट होने लगता है, आंसर पहले आ जाएगा अपना, आंसर क्वेश्चन में दिया समझ लो क्लोजिंग बैलेंस, बट हमको ये सब को करके भरना है, मतलब सही सही भरना है, बस यही सीन है। क्लोजिंग बैलेंस का क्वेश्चन में कितना दिया, कैश का 1,30,000, है कि नहीं। 1,00,000 कैश का, ओपनिंग और 30 क्लोजिंग दिया, तो 1,30,000। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, 1,30,000 है, 1,00,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है कि ओपनिंग बैलेंस जो कि है क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम माइनस करेंगे किससे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1,30,000 माइनस 1,00,000 कितना होगा, 30,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000 रुपीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सब तो आप कर लोगे, बट ये कहाँ से लाओगे, ये डाउट होने लग जाता है, तो इसलिए वजह से 1,00,000 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे ना तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा, है कि नहीं, इसलिए ध्यान रखने का। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, उसके बाद रहेगा क्या, कमीशन रिटर्न ऑफ, है कि नहीं। कमीशन कितना रहेगा हमारे पास, 70,000 रुपीज़ दिया है कि नहीं, और नील दिया है, तो नील का टेंशन नहीं, हम लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे अनराइटिंग क्या रहेगा, कमीशन, है कि नहीं। अनराइटिंग कमीशन कितना अमाउंट है, 70,000, तो 70,000 लिख देंगे, है कि नहीं। ये भी हो गया अभी हमारा। और कमीशन के बाद और कुछ बचा है क्या, नहीं, कुछ नहीं बचा है, तो फिर क्या करना है, क्या, डेप्रिसिएशन बचा है। अब आप लिखे तो, बट वो वर्किंग नोट में लिखा है, असली यहाँ नहीं लिखा है। डेप्रिसिएशन डिस्कस किया अभी, हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसकी वजह से नॉन ऑपरेटिंग में आता है कि नहीं। डेप्रिसिएशन कितना अभी पड़ा था, 50,000 रुपीज़, 50,000 लिख दिया। उसके बाद कुछ बचा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, पूरा पूरा क्वेश्चन छाप दिया हमने। 50,000 डिप्रिसिएशन भी लिख दिया, डिविडेंड का 5% एडजस्टमेंट भी लिख दिया। तो अब क्या करना है, जो जो करना है डायरेक्ट इनर कॉलम में से आउटर कॉलम में करना है कि नहीं। 50, 40 एंड 70 कितना होगा, 1,60,000। ब्रैकेट में नहीं होगा, क्यों नहीं, क्योंकि ऐड है, तो 1,00,000 एंड 1,60,000 कितना होगा, 2,60,000, जिसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही फायदा रहता है, बच्चों को डाउट होता है ना, कोई बच्चे लोग कहीं से और देखते रहते हैं, उन लोगों को डाउट होता नहीं, पहले जैसा सम पढ़ते पढ़ते एक स्टेप बाय स्टेप करने का, बट पहले पूरा फॉर्मेट लिख देने का। फायदा यही है ना, पहले से लिखे रहोगे ना तो बट पुट करते में बहुत ईजी लगता है और फटाफट हो भी जाता है कि नहीं। प्रोविजन, बट लाइन का ध्यान देने का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो अमाउंट लिखने का, नहीं तो दूसरा में लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या था, अब टैक्स था हमारे पास, टैक्स है क्या हमारे पास, क्वेश्चन में टैक्स आया ही नहीं, तो इसको लाइन ड्रॉ कर देने के। अब नहीं आया तो ये नहीं बोलना मेहनत किया क्यों लिखे, याद रहेगा तो पेपर में आ गया तो आप नहीं लिखोगे, बोलेगा अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं, एक भी समय नहीं है, आप कैसे आ गया, तो उसकी वजह से याद रहना चाहिए। 2,60,000 है कि नहीं, ये हो गया 50,000 रुपीज़, इसको डायरेक्ट करेंगे आउटर कॉलम में, 50,000 रुपीज़ लिख देंगे, है कि नहीं। ऐड के लिए से ऐड है, कैसे पता चला, यहाँ पे ऐड का ना सिंबल, तो हम ऐड कर देंगे। 2,60,000 एंड 50,000 कितना होगा, 3,10,000 रुपीज़, है कि नहीं। 3,10,000 रुपीज़ हो गया। बट अभी ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या हमारे पास, नहीं है, तो यहाँ पे भी ब्लैंक, यहाँ पे भी ब्लैंक, यहाँ पे भी ब्लैंक, डायरेक्ट 3,10,000 रुपीज़। इसका जो टोटल रहेगा ना, इसका नाम रहे क्या रहेगा, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, इसका ये नाम रहेगा, जिसको बोलते हैं हम FFO, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, है कि नहीं। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या रहेगा, डिप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल। अब वहाँ पे ये कंटिन्यू है, ध्यान देना, बाद में बच्चे डाउट आने लग जाते कहाँ पे है, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इन डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल कुछ था क्या, नहीं था ना, तो ब्लैंक कर देंगे हम, है कि नहीं, ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद क्या सीन है, डिक्रीज में था नहीं, इंक्रीज में क्या है, 1,50,000 एंड 1,00,000 कितना, 2,50,000 देखो ऑर्डर कॉलम में लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारे पास, है क्या कुछ, नहीं कुछ है, 60,000 रुपीज़, CFO क्वेश्चन में दिया है क्या। कैश फ्रॉम ऑपरेशन हम लिख देंगे कितना, 60,000 रुपीज़, है कि नहीं, 60,000 रुपीज़। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये कैसे आ, डाउट आने लगेगा, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, कैलकुलेशन करना पड़ता है सब कुछ, है कि नहीं। कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने बोला कंटिन्यू है, 3,10,000 माइनस 2,50,000 कितना होगा, 60,000, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 आ गया, है कि नहीं। टैक्स है क्या, नहीं है, तो छाप देने का। 60,000 टोटल अमाउंट था, तो 60,000 किसका,
फर्स्ट का टोटल आया है। मैं पहले बोला आंसर आ गया हमारा, अब क्या करना क्या है हमको, पुट कर दे आना और कुछ नहीं टेंशन है। हो गया परचेज का, है कि नहीं, 3 लाख रुपीज आउटर कॉलम में लिख देंगे। अच्छा वो मैंने मिटाया नहीं, यहाँ पे 3 लाख रुपीज ये ब्रैकेट बना दें क्योंकि नेगेटिव में है कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद क्या रहेगा 1 लाख 2 लाख एंड 30,000 माइनस में, तो 2 लाख एंड 1 लाख 3 लाख, 3 लाख एंड 30,000 माइनस 2 लाख 70,000, है कि नहीं, ध्यान देने का। इसलिए ब्रैकेट बनाने के लिए बहुत बार मैं बोलता हूँ आपको 2,70,000 मैं यहाँ पे बता देता हूँ 2,70,000 नीचे लिख देता हूँ मैं, है क्या 2,70,000, 2,70,000 30,000 एंड 1 लाख, वो तो हो गया अभी हमारा सम। कुछ करना है क्या अभी, इसके नीचे तो कुछ नहीं करना है ना, क्यों नहीं करना है, आ गया डायरेक्ट। मैं पहले बोला आंसर पहले आ जाता है, हमारा आंसर क्वेश्चन में दिया, बस हमको बीच का वैल्यू पुट करना है कि नहीं, समझा ना आपको। मेरे हिसाब से ना सबसे अच्छा यही मेथड है कि फॉर्मेट याद रहना चाहिए। फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना अगर आप, तो फॉर्मेट में भी टेंशन नहीं, ये भी मैं बता देता हूँ। ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दिया ना, उसके बाद क्या कैश हो गया तो नॉन कैश, ऑपरेटिंग हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग, है कि नहीं, वही तो सीन है। उसके बाद क्या डिक्रीज इंक्रीज, फिर कैश फ्रॉम 3 हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग हो गया तो इन्वेस्टिंग हुआ, इन्वेस्टिंग में तो एक ही चीज ही आया, वो वर्किंग नोट बनाया हमने, कैसे वो भी डिस्कस किया। फिनेंसिंग क्या रहता है, शेयर डिबेंचर या फिर कोई डिविडेंड का अमाउंट पे किया। उसके बाद 3 कॉलम किसका, कैश का, कैश इक्विवेलेंट, फिर ओपनिंग क्लोजिंग। तो एकदम ईजी है, याद करने की चीज ही नहीं है कि नहीं। तो उसकी वजह से इतना बस फॉर्मेट अगर आ गया ना, तो पहले फॉर्मेट लिखने का, सम लिखने का और फटाफट वैल्यू पुट कर देने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और सबसे आज जरूरी कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।